नमस्कार, नादी टीवी में आपका बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे। सत्ता के महासंग्राम में आज बात करने वाले पहले फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के तहत प्रचार प्रसार थम चुका है। आपको बता दें कि पहले चरण के लिए प्रचार प्रसार थमा, जहां 19 अप्रैल को मतदान होगा। डोर टू डोर प्रचार प्रत्याशी कर सकेंगे। 21 राज्यों में 102 सीटों पर वोटिंग होनी है, जहां मध्य प्रदेश की 6, छत्तीसगढ़ की 1 सीट पर वोटिंग होगी। वहीं उत्तर प्रदेश की 8 लोकसभा सीटें, उत्तराखंड की 5 सीटों पर मतदान होना है। तो देखिए, आचार संहिता लागू होने के बाद में चुनाव प्रचार जिस प्रकार से किया जा रहा था, अब उसके चुनाव से पहले, वोटिंग से पहले 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार, जो तमाम जनसभाएं होती है, रैलियां होती है, वो सभी पर रोक लगा दी जाती है। और अब जो प्रत्याशी है वो सिर्फ डोर टू डोर जाकर, आम जनता के पास में जाकर उनसे वोट करने की अपील कर सकते हैं। उनसे ये कहा जा सकता है कि हमने जो विकास किया है और जो जन कल्याणकारी योजनाएं चलाई है, उसके बलबूते पर आप हमें वोट दें। तो डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा, लेकिन जो धुआंधार प्रचार देखने को मिल रहा था इन 6 लोकसभा सीटों पर, उसके साथ ही अलग अलग राज्यों की अलग अलग पहले फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर उन सीटों पर अब प्रचार थम चुका है। तो देखिए, प्रचार प्रसार थम चुका है और ऐसे में अब अलग अलग राज्यों से अलग अलग रिपोर्टर हमारे साथ में जुड़ गए हैं और वहां पर जान लेते हैं कि पहले फेज में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर वोट प्रतिशत की बात कही जाए या फिर तमाम जो प्रत्याशियों की बात की जाए, उनके द्वारा प्रचार प्रसार तो अब थम चुका है। लेकिन अगर हम अभी फिलहाल बात करें प्रचार प्रसार पर रोक लगाने की और किस प्रकार से उन नियमों का पालन किया जा रहा है, इसकी जानकारी भी ले लेते हैं। अलग अलग राज्यों से हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए। आपको बता दें कि अलग अलग राज्यों में सहारनपुर से हमारे साथ में जुड़े हैं, बस्तर से हमारे साथ में जुड़े हैं और उसके साथ ही साथ आपको बता दें रामपुर और छिंदवाड़ा से भी हमारे साथ में संवाददाता जुड़े हुए, जिनसे हाल जान लेते हैं कि आखिर लोकसभा चुनाव में पहले फेज के प्रचार प्रसार में जो थम चुका है, अब डोर टू डोर प्रचार जारी, वहां पर स्थिति किस प्रकार की है। सीधे सहारनपुर का रुख करूंगी। सहारनपुर से हमारे साथ में संवाददाता मनोज कुमार जुड़े हुए। मनोज, सबसे पहले स्थिति बताइए कि सहारनपुर में क्या पालन किया जा रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो डोर टू डोर प्रचार जारी रहेगा, लेकिन जो रैलियां देखने को मिल रही थी, जनसभा देखने को मिल रही थी पहले फेज में, अब उस पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में क्या अब इसका पालन किया जा रहा है या नहीं? जी अनुपमा, सहारनपुर में पूर्ण रूप से प्रशासन के द्वारा भी और जनप्रतिनिधियों के द्वारा भी इसका पालन किया जा रहा है। तो उनके प्रचार का कल सुबह से आरंभ हो जाएगा, क्योंकि चुनाव आचार संहिता लगी हुई है और इसमें जो प्रचार का समय था वह समाप्त हो चुका है। प्रत्याशी अब डोर टू डोर प्रचार करेंगे और इसका प्रशासन के द्वारा भी चेकिंग वाहन की करके और इसके अलावा प्रत्याशियों की गाड़ियों की अलग से तरह से गाड़ियों की चेकिंग हो रही है, पूरा पालन किया जा रहा है। जी, फिलहाल अगर वहां की स्थिति की बात करें तो वहां पर सियासी समीकरण किस प्रकार का है और आम जनता का क्या कुछ कहना है इस पूरे प्रचार प्रसार को लेकर? सियासी समीकरण की बात करेंगे अनुपमा जी, तो देखिए इस समय जनपद में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय गृह मंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी के ताबड़तोड़ कई दौरे हुए हैं। यहाँ पर स्थिति बीजेपी और समाजवादी पार्टी गठबंधन के आपस में इनका एक जो संघर्ष चला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं दोनों पार्टी इस समय मैदान में है और दोनों की ही स्थिति इस समय मजबूत नजर आ रही है। जी अनुपमा। ठीक है, बस्तर का हाल जान लेते हैं। बस्तर से हमारे साथ में जुड़े हुए रविश, उनसे पूछ लेते हैं कि आखिर वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर बस्तर की बात करें तो बस्तर में किस प्रकार का माहौल देखने को मिल रहा है और क्या जो नियम है उसका पालन किया जा रहा है? तमाम प्रत्याशी, क्या उन्होंने आप प्रचार प्रसार पर रोक करना शुरू कर दिया है? डोर टू डोर हालांकि इस दौरान प्रचार जारी रहेगा, वहां की क्या स्थिति बताइए। जी अनुभव, मैं आपको बता दूं कि शाम ठीक 5 बजे निर्वाचन आयोग के आदेश अनुसार जो है पूरा प्रचार प्रसार की जो विंग है इनकी, जिस तरीके से प्रचार प्रसार घर टू डोर किए जा रहे थे, रैलियां निकाली जा रही थी, सभाएं की जा रही थी, गांव क्षेत्रों में बैठकें की जा रही थी। यहाँ के जो वार्ड क्रमांक है, वार्ड वगैरह में है ना, जो है पूरी तैयारी के साथ में प्रचार प्रसार हो रहा था, वो पूरा थम चुका है। वहीं हम बात करें कि बस्तर के लोकसभा चुनाव को लेकर के यहाँ पर 14,70,207 मतदाताओं
की सूची जारी हुई है, जहां पर मतदान होगा, जिसमें 1961 बूथ बनाए गए हैं, बूथ केंद्र हैं, जिसमें 96 जो बूथ हैं वो अति संवेदनशील क्षेत्र में आते हैं। वहां के चुनाव को लेकर के प्रशासन काफी गहमा गहमी में रहता है। एएसआई के अनुसार भी हम लोग अगर देखें तो उनके बताया गया है कि यहाँ पर 1/4 जो हिस्सा है वो नक्सली प्रभावित क्षेत्र है। तो यहाँ पर चुनाव के दौरान बहुत कठिन होगा उनका, क्योंकि शिक्षा का अभाव यहाँ पर कम है। या शिक्षा की नीति को देखते हुए चुनाव प्रशासन के सिस्टम पे देखें हम तो नक्सली क्षेत्र होने के कारण आदिवासियों को समझाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि आए दिन घटना घटित होती रहती हैं। और साथ ही हम देखें दौर जो है राहुल गांधी हो, उन्होंने भी अभी फिलहाल में यहाँ पर रैली जनसभा निकाली, यहाँ पे संबोधित की। मोदी जी यहाँ पर आए थे बस्तर में। रवीश, अगर सबसे पहले बात करें बस्तर की, तो छत्तीसगढ़ में पहले फेज में बस्तर वो लोकसभा सीट जहां पर चुनाव होना है और बस्तर काफी नक्सल प्रभावित क्षेत्र माना जाता है, वहां पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम पुलिस प्रशासन की टीम की ओर से की जा रहे हैं, और साथ ही साथ जो बूथ केंद्र है, जो मतदान केंद्र है, वहां पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम किए गए हैं? जी, पुलिस प्रशासन का जो है पहले से ही यहाँ पर नक्सली एक्टिवेट रहने के कारण सारी फोर्स अंदर जंगल में है, कैंप लगाए गए हैं। वहीं जहां पर बूथ लगे हैं उन्हीं के आसपास कहीं ना कहीं कैंपों का जो है लगाना हुआ है। पुलिस प्रशासन की पूरे तरीके से उन पर पूरी लगाम फंसे हुए हैं कि किसी प्रकार का चुनावी माहौल को खराब ना हो, गलत गंदा ना हो, उस चीज को लेकर के पुलिस प्रशासन काफी कठोर नियम लिए हुई है। साथ ही अंदरूनी क्षेत्र में जहां पर नक्सली का घटना होने की संभावना रहती है, वहां पर फोर्स का अधिक ज्यादा लगाया गया है। और वहीं हेलीकॉप्टर के माध्यम से चुनाव प्रशासन की जो ईवीएम मशीन वगैरह है उनको सुरक्षित पहुंचाया गया है, उन पर भी पैनी नजर रखी जा रही है। ठीक है, अब सीधे रुक कर लेते हैं अमरवाड़ा का, जहां पर हमारे साथ में संवाददाता अंकुर जुड़े हुए हैं। अंकुर, सबसे पहले अगर बात कर ली जाए छिंदवाड़ा की, तो देखिए सभी की नजर छिंदवाड़ा पर टिकी हुई है कि आखिर छिंदवाड़ा की जनता इस बार क्या फैसला लेने वाली है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि 19 अप्रैल को सबसे पहले फेज में छिंदवाड़ा में भी चुनाव होगा। ऐसे में अभी हाल की बात कर ली जाए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव लगातार जनसभा करते नजर आए थे, लेकिन फिलहाल अब वहां पर क्या स्थिति है प्रचार प्रसार को लेकर? मैं आपको बता दूं कि छिंदवाड़ा में अभी कांटे की टक्कर है। एक और जहां भारतीय जनता पार्टी से बंटी साहू, तो वहीं कांग्रेस से नकुलनाथ चुनावी मैदान पे हैं। अभी हाल ही में देखा जाए तो छिंदवाड़ा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कल रोड शो किया है और अब प्रचार पूरी तरीके से थम चुका है। केंद्रीय मंत्री ने भी आप पे यहाँ पर प्रचार किया है। वहीं मुख्यमंत्री मोहन यादव, पूर्व मुख्यमंत्री सीएम शिवराज सिंह चौहान, कैलाश विजयवर्गीय सभी छिंदवाड़ा में आकर प्रचार कर रहे हैं। जी अंकुर, फिलहाल अगर बात कर ली जाए तो सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है, कोई अप्रिय घटना ना हो उसके लिए पुलिस प्रशासन किस प्रकार से तैयार है? पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। यहाँ कलेक्टर शैलेंद्र सिंह और विनायक एसपी के द्वारा यहाँ पे निरंतर सभी थाना क्षेत्रों पे पेट्रोलिंग कराई जा रही है। कहीं भी अप्रिय घटना होने के कोई समाचार नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि आखिर उत्तराखंड में किस प्रकार की स्थिति है, क्योंकि उत्तराखंड की स्थितियों को देखा जाए तो देखिए 5 लोकसभा सीटें हैं यहाँ पर, और 5 लोकसभा सीटें पहले फेज में ही कंप्लीट होने वाली है, यानी कि पहले फेज 19 अप्रैल को ही 5 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होगी। इसी के लिए सीधे हमारे साथ में स्टेट ब्यूरो हेड सोनू सिंह जुड़े, उनसे जान लेते हैं वहां का हाल। सोनू, फिलहाल अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर सुरक्षा के कितने पुख्ता इंतजाम है और प्रत्याशियों का डोर टू डोर किस प्रकार से प्रचार जारी है? सोनू, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? सोनू, आप मुझे सुन पा रहे हैं? सोनू, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो मेरा प्रश्न फिलहाल आपसे यही है कि वहां पर किस प्रकार की स्थिति देखने को मिल रही है, क्योंकि प्रचार प्रसार पूरी तरीके से थम गया है, प्रत्याशी डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं, तो क्या ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? क्या प्रत्याशी इन नियमों का पालन करते हुए नजर आ रहा है? सोनू, देखिए, चूंकि चुनाव प्रचार है, उसका जो चुनाव का जो प्रचार है वो पूरी तरह से थम गया है। और अब जो भारत निर्वाचन आयोग है और जो उत्तराखंड के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं, इनके नेतृत्व में जो तमाम चुनावी ड्यूटी पर अलग अलग विभागों के जो कर्मचारी और अधिकारी तैनात हैं, वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी प्रत्याशी या उनके समर्थक या पार्टी विशेष के जो लोग हैं वो अब किसी भी तरह का चुनाव प्रचार नहीं कर पाएंगे। और यदि कहीं पर कोई किसी को कोई कार्यक्रम मीटिंग के तौर पर भी करना है तो उसकी भी अनुमति लेनी होगी।
क्योंकि 19 तारीख को सुबह 7 बजे मतदान शुरू हो जाएगा और शाम 6 बजे तक ये मतदान लगातार चलेगा। तो ऐसे में इससे 48 घंटे पहले की जो नियमों के तहत जो प्रक्रिया है उसको अपनाने के लिए अब खास तौर पर निर्वाचन आयोग पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है और साफ तौर पर जो निर्वाचन आयोग के अधिकारी हैं वो इस बात को कर रहे हैं कि जैसे धारा 144 होती है जिस तरह से उसका अनुपालन कराया जाता है, तो जो सभी जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि किस तरह से नियमों का पालन कराया जाना है। और इसके साथ साथ ड्राई डे रहेगा, यानी जो आबकारी से संबंधित, शराब से संबंधित जो दुकानें हैं जी वो नहीं खुलेंगी और ऐसे में पहला होगी कि नियमों के तहत जो है दुकानें भले ही बंद होंगी लेकिन पर्दे के पीछे कहीं इस तरीके की लेन देन खास तौर से शराब का ना हो, क्योंकि चुनाव के समय में शराब की लेन देन अक्सर हम देखते हैं। इसके अलावा अगर हम सीमांत क्षेत्रों की बात करें, जो सीमा है दूसरे राज्यों से लगी हुई है, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, हिमाचल से बात करें, तो वहां पर भी पैनी नजर रहेगी। हम ये कह सकते हैं कि अब जो नियम है नियमों का पूरी तरह से जो है वो चुनावी मशीन जो है वो प्रत्याशी और उनके समर्थकों से अनुपालन कराना सुनिश्चित कर रहे हैं और खास तौर पर निर्वाचन आयोग इसमें एक्शन भी लेगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अब डोर टू डोर जो प्रत्याशी हैं वो मतदाताओं के बीच में पहुंच सकेंगे, लेकिन चुनावी जनसभाएं जो है अब जब तक मतदान शुरू होगा तब तक नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से नजर रखी जाती है, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना हो, चाहे वो हम आबकारी विभाग से संबंधित बात कर ले या फिर सुरक्षा से संबंधित बात कर ले, उस पर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की, निर्वाचन आयोग की पूरी तरीके से नजर रखने की बात यहाँ पर कही जा रही है। लौटूंगी सोनू आपके पास में, अब सीधे जान लेते हैं उत्तर प्रदेश का हाल। रामपुर से हमारे साथ में याकूब पाशा जुड़े हुए हैं। याकूब, फिलहाल अगर हम बात करें 8 लोकसभा सीटें जिनमें उत्तर प्रदेश में पहले फेज में चुनाव होना है, ऐसे में वहां का क्या हाल है, बताइए। मैं हरियाऊंगा। देखिए, मैं आपको बता दूं, रामपुर एक ऐसी जगह है जहां पर सब लोगों की जो है नजरें टिकी हुई है। यहाँ जो आजम खान जो है माने हुए नेता हैं, पुराने नेता हैं, समाजवादी पार्टी के नेता हैं, जो आजकल जेल में हैं। हम आपको बता दें, यहाँ पे सपा और भाजपा में जो है कांटे की टक्कर रहेगी। चुनाव प्रचार जो है यहाँ पर पूरी तरीके से थम चुका है और अब जो है प्रत्याशी जो है डोर टू डोर जो है अपना प्रचार कर रहे हैं, लोगों के घर पर जा रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। अब ऐसे में देखना ये होगा कि यहाँ पर जो है सपा ने जो अखिलेश यादव ने एक नया चेहरा जो है रामपुर के अंदर लाए हैं। एक मौलाना है मोहिबुल्लाह नदवी हैं जो यहाँ से रामपुर से सपा से चुनाव लड़ रहे हैं। तो वहीं भाजपा से जो है पुराने घनश्याम सिंह जी लोधी जो पहले भी सांसद यहाँ से बने हैं वो चुनाव लड़ रहे हैं। तो दोनों में जो है यहाँ कांटे की टक्कर मानी जा रही है। तो अभी जो अखिलेश यादव ने जो नया चेहरा यहाँ पर लाए, इससे आजम खान जो है कुछ खफा है। तो आजम खान के कुछ कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध भी किया था। आजम खान यहाँ खुद अखिलेश यादव से रामपुर के लिए चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन अखिलेश यादव ने आजम खान की बात नहीं मानी, जिसको लेकर के आजम खान जो है काफी सफा से जो है नजर आ रहे हैं, हटते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखना अब ये होगा कि यहाँ जो समाजवादी के कार्यकर्ता हैं, क्या नए चेहरे को इलेक्शन जो है सही तरीके से सपा वाले लड़ा पाएंगे या फिर उनका रुझान जो है आजम खान की वजह से बढ़ जाएगा। यहाँ रामपुर की अगर हम बात करें तो जिशान खान भाजपा से सपा से जो जिशान का अपनी ताल ठोक रहे हैं। मायावती ने भी एक नया चेहरा जो है रामपुर में यहाँ पर उतारा है, वो भी डोर टू डोर जो है अब प्रचार कर रहे हैं। कल एक जनसभा की थी आजम खान की पोस्टर लगाकर, आजम खान की बीवी का पोस्टर लगाकर, उनके बेटे का पोस्टर लगाकर जो है मायावती के कैंडिडेट ने जो है यहाँ रामपुर में वोट मांगे थे। तो अब ऐसा लग रहा है कि जो भाजपा है, भाजपा का भी यहाँ पे जनाधार काफी बड़ा हुआ है, क्योंकि बड़े बड़े नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई सारे जो नेता हैं यहाँ पर उनके लिए प्रचार करने आए हैं। लेकिन सपा के जो प्रत्याशी हैं मौलाना मोहिबुल्लाह नदवी, उनके लिए अभी तक किसी बड़े नेता ने यहाँ पर आकर प्रचार नहीं किया है और ना ही जो यहाँ समाजवादी के पुराने जो आजम खान के कार्यकर्ता हैं वो उनके पक्ष में यहाँ पे प्रचार कर रहे हैं। तो नदवी जो है वो यहाँ पर अकेले ही जो है प्रचार कर रहे हैं। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में यहाँ की जनता भाजपा को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाकर भेजती है या फिर अब नए चेहरे सपा को यहाँ से अपना कैंडिडेट बनाएगी। जी बिल्कुल, तो अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि वहां पर किस प्रकार से आम जनता फैसला लेती है, तो 19 अप्रैल को पता चल जाएगा। चलिए अब संस्कार धानी यानी कि जबलपुर का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ में वहां से सोमनाथ जुड़े हुए हैं। सोमनाथ, अगर हम बात करें फिलहाल जबलपुर में, तो वहां पर किस प्रकार की स्थिति है, किस प्रकार से इंतजाम किए गए हैं, निर्वाचन आयोग की ओर से क्या तैयारियां की जा रही है और प्रत्याशी केवल डोर टू डोर प्रचार कर सकते हैं और रैलियां नहीं कर सकते, इसका किस प्रकार से पालन भी किया जा रहा है? जी, 6 बजे से ही जो चुनाव प्रचार है पूरी तरह थम गया है
मुख्यमंत्री कुछ देर पहले ही 5:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिन्होंने अपना जो पत्र है उसको बताया था कि क्या किस तरह की प्राथमिकता रहेंगी सरकार की अगर सरकार बनती है तो, और प्रमुख तौर पर कुछ मुद्दों पर भी चर्चा की है। उन्होंने विकास कार्य बताए जबलपुर के कि किस तरह विकास कार्य हुए हैं, और सबसे खास बात है कि जो आशीष दुबे है वो लगातार जो सांसद की सीट है लगातार भाजपा के कब्जे में ही रही है, तो उनको ये विश्वास है कि जो लोकसभा चुनाव है आशीष दुबे के पक्ष में ही रहेगा। ज्यादातर उनको भाजपा को जबलपुर को इस तरह का विश्वास है, लेकिन जो कांग्रेस है, कांग्रेस के दिनेश यादव वो जमीन से जुड़े हुए हैं, लगातार पार्षद रह चुके हैं, नेता प्रतिपक्ष भी रह चुके हैं, और उनका एक नारा भी चल रहा है कि एक नोट एक वोट दो, तो समर्थन उनको भी मिल रहा है। अब देखने को दिलचस्प बात यही रहेगी कि किस तरह जो मतदाता है वो अपने मतदान का प्रयोग करके किसको जीत हासिल करवाता है। जी तो लौटूंगे आपके पास में, अब सीधे रुक कर लेते हैं सहारनपुर का, जहां से हमारे साथ में मनोज लगातार जुड़े हुए हैं। मनोज, सीमांत क्षेत्रों में किस प्रकार से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं ताकि जो गतिविधियां देखने को मिलती है, गैर तरीके की गतिविधियां देखने को मिलती है, वो ना दिखने को मिले, इसके लिए सुरक्षा को लेकर और साथ ही पुलिस प्रशासन किस प्रकार से अलर्ट मोड पर है? जी मैं आपको बताना चाहूंगा, इस समय सहारनपुर पुलिस द्वारा अति संवेदनशील बूथों का चयन किया गया है, संवेदनशील बूथों का अलग से चयन किया गया है, और यहाँ पर प्रशासन द्वारा पैरामिलिट्री फोर्स, पीएससी बल, अर्धसैनिक बलों की पुख्ता तैनाती की गई है, जिससे किसी भी स्थिति से निपटा जा सके, और सभी का प्रशासन द्वारा यहाँ पर पालन किया जा रहा है। और इस समय मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि सहारनपुर के अध्यक्ष के द्वारा अभी एक प्रेस नोट भी जारी किया गया था कि चुनाव के दौरान घटना अगर किसी के द्वारा की जाती है तो उसको किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। जी तो लौटूंगे आपके पास में मनोज, आप हमारे साथ में बने रहिए। चलिए अब सीधे रुक कर लेते हैं बस्तर का। बस्तर से भी हमारे साथ में संवाददाता लगातार जुड़े हुए। रविश, वहां की स्थिति को अगर देखा जाए तो देखिए नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, ऐसे में काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि वहां पर नक्सली गतिविधियां इलेक्शन के समय सक्रिय ना हो, उसके इंतजाम किए जाए। लेकिन निर्वाचन आयोग के पास में सबसे बड़ी चुनौती ये रहती है कि किस प्रकार से चुनाव करवाया जाए और तमाम जो मतदाता है उनसे वोटिंग दिलवाई जाए। कहीं ना कहीं ये भी एक बड़ी परेशानी होती है निर्वाचन आयोग के लिए। इसको लेकर वहां पर क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, यहाँ पर इंतजाम को देखते हुए सबसे पहले आपको बता दूं कि यहाँ पर 24 घंटे पुलिस और डीआरजी के जवान हमेशा हर क्षेत्र में एक्टिव रहते हैं, क्योंकि कभी भी दुर्घटना हो सकती है। अब मैं बात करूं अभी कि कल के दिनांक में भी 29 माओवादियों को यहाँ पर जो है कांकेर जिले में जो कि मार गिराया था। ऐसी बहुत बड़ी दुर्घटना है, ये पहली दुर्घटना है जिसमें कि 29 जो है नक्सली एक साथ मारे गए। इन्हीं चीजों को देखते हुए प्रत्याशी भी अपने क्षेत्र में ठीक से प्रचार प्रसार करने में भी डरते हैं। पुलिस प्रशासन का मौजूदगी बिल्कुल रहती है, हमेशा रहती है। और वही बात करें हम लोग मतदाताओं की, तो मतदाता भी यहाँ पर उसी चीजों का सामना करते हैं, और इन चीजों के सामने के दौरान उनको भय सताता है कि क्या हमारा चुनाव जो है चुनाव डालना चाहते हैं, सभी लोग मतदान करना चाहते हैं। पुलिस प्रशासन कहीं ना कहीं उनकी पूरी मदद करता है चुनाव प्रक्रिया के दौरान में। लेकिन यहाँ पर जिस क्षेत्र को मैंने आपको पहले बताया कि 1/3 जो है यह क्षेत्र जो है टोटल नक्सली क्षेत्र है, और यहाँ पर अगर इस चुनाव को लोकसभा चुनाव आगे लेके जाते हैं इस दौरान में, तो पुलिस प्रशासन का बहुत बड़ा सहयोग यहाँ पर रहता है। जी तो बिल्कुल मैं आपके पास में लौटूंगी आगे। अब सीधे रुक कर लेते हैं उत्तराखंड का। सोनू हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए। सोनू, सबसे पहले बात कर ली जाए, अगर जब चुनाव होता है तो डोर टू डोर तो प्रचार प्रत्याशियों के द्वारा किया जाता है, लेकिन आम जनता को किसी प्रकार का कोई प्रलोभन ना दिया जा सके, इसके लिए और साथ ही साथ आम जनता को अगर इसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करना हो, चुनाव आयोग से करना हो या पुलिस प्रशासन की टीम से करना, उसके लिए किस प्रकार से संपर्क किया जा सकता है? देखिए, भारत निर्वाचन आयोग ने कई पहल इस बार हम की है, और जो उत्तराखंड के पुरुषोत्तम उनके साथ में जो लगातार टीम वर्क कर रही है, तो हम ये कह सकते हैं कि पैनी नजर रखी जा रही है। और जो निर्वाचन आयोग की टीम है वो पुलिस से समन्वय स्थापित कर रही है, और इस तरह की जो गतिविधियां हैं वो ना बढ़े, खास तौर पर चूंकि प्रलोभन भी कई बार देने की बातें सामने आती हैं मतदाताओं को, जो चुनाव लड़ रहे होते हैं उन प्रत्याशियों के स्तर से इस तरह की चीजें सामने ना आए। यही वजह है कि धारा 144 लागू रहेगी। इसके अलावा जो खास तौर पर नजर जो है
वो रहने वाली है निर्वाचन आयोग की टीम की, और पुलिस की भी पैनी नजर रहेगी। और डोर टू डोर जो खास तौर से मतदाताओं के बीच में जो प्रत्याशी जाएंगे वो किसी तरीके का कोई प्रलोभन ना दे, इसके लिए टीम में गठित की गई है नेतृत्व पर। ये कह सकते हैं कि एक तरफ जो पोलिंग पार्टी है उनकी रवानगी, और दूसरी तरफ जो प्रत्याशियों का डोर टू डोर कन्वेंसिंग होगी जी बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आम जनता तक इसका संपर्क पहुंचाने के लिए भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। मैं लौटूंगी सोनू आपके पास में, अब सीधे उमरिया का हाल जान लेती कि वहां पर किस प्रकार से नियम का पालन किया जा रहा है। अरुण द्विवेदी हमारे साथ में जुड़े हुए। अरुण बताइए, आपके पास क्या कुछ जानकारी है और प्रत्याशी किस प्रकार से नियम का पालन कर रहे हैं? अरुण, आपकी आवाज मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है, अनम्यूट कर दीजिए। जी अरुण बोलिए। अरुण, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो चलिए, तकनीकी खामी की वजह से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। तो देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि किस प्रकार से धुआंधार प्रचार किया जा रहा है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, 2024 के चुनाव के लिए सबसे पहले फेज में चुनाव होने जा रहा है, 19 अप्रैल को होगा। लेकिन उससे पहले यानी कि 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार पर अब कहीं ना कहीं जो शोर देखने को मिल रहा था वो अब थम चुका है। डोर टू डोर प्रत्याशी अब प्रचार प्रसार करने के लिए पहुंच रहे। लेकिन हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में नियमों का पालन किया जा रहा है और उसके साथ ही सुरक्षा के भी कितने पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए जा रहे हैं। इसी के साथ मैं लेती हूँ आपसे इजाजत। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।